गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका एग्जाम अफेयर्स में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 28 मार्च 2021 के करंट अफेयर्स, जिनकी थीम होती है करंट अफेयर्स इन डेप्थ। सो देरी न करते हुए शुरू करते हैं आज के अपने पहले टॉपिक को। और पहला टॉपिक है हमारा खबरों में 7वीं अनुसूची। अब समझने की कोशिश करेंगे आखिर ये खबरों में क्यों है, किस वजह से खबरों में है। तो हुआ क्या है, हाल ही में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री एनके सिंह के द्वारा यह सिफारिश की गई है कि शिक्षा को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में शामिल कर दिया जाए, और इस वजह से यह काफी ज्यादा न्यूज में है। तो यहीं पर हम अनुसूचियों के बारे में भी जान लेंगे और साथ ही इस सारी चीजें समझ लेंगे। देखो, हाल ही में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने राज्य सूची के विषय, याद रखिएगा राज्य सूची के विषय, जो स्वास्थ्य है वो राज्य सूची में है, ठीक है। तो अब सॉरी, यहां पे शिक्षा मैंने गलत बोल दिया था। तो स्वास्थ्य को राज्य सूची के विषय से निकालकर समवर्ती सूची के विषय में शामिल करने की बात की गई है। यानी कि राज्य सूची के विषय को स्वास्थ्य को राज्य सूची के विषय से निकालकर समवर्ती सूची के विषय में शामिल करने की बात की गई है। तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। यहाँ पे देखिए, नीड टू रिविजिट 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एनके सिंह कह रहे हैं कि अब हमें इसमें बदलाव की कुछ जरूरत है। अब यहीं पर हम ये समझ लेते हैं कि जो 7वीं अनुसूची है उसका संबंध किससे है। तो ध्यान से सुनिए, संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण के विषय पर भारत का जो हमारा संविधान है उसके अंदर एक 7वीं अनुसूची है। 7वीं अनुसूची है जिसका वर्णन अनुच्छेद 245 से 246 के बीच में किया गया है। अब इस 7वीं अनुसूची में क्या है, तो इस 7वीं अनुसूची में 3 क्या है सूचियां हैं, जिसमें एक है राज्य सूची, जिसको हम राज्य सूची बोलते हैं, एक है संघ सूची और एक है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। अब देखो, जो राज्य सूची है उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को है, समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, जबकि संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को है। तो हाल में ही ये स्वास्थ्य को लेकर राज्य सूची न्यूज में थी, ये मैंने आपको बता दिया है। तो आप याद रखिएगा, हमारे संविधान में शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची के तहत किया गया है, जिसमें 3 सूचियों के बारे में बताया गया, एक राज्य सूची, एक आपका संघ सूची और एक आपका समवर्ती सूची, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। यहीं पर हम थोड़ा सा वित्त आयोग के बारे में भी देख लेंगे, वित्त आयोग क्या है। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 12, ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 280 के अंदर वित्त आयोग का वर्णन किया गया है, और इसमें यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक 5 साल में राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करेंगे। तो ये आपको याद रख लेना है वित्त आयोग के बारे में। देखिए, यहाँ पे इनका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एनके सिंह, जो रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं। अजय हैं जो इसके मेंबर हैं वो अजय नारायण झा जी हैं। इसके अलावा अनूप सिंह जी हैं, अशोक लहरी जी हैं, फिर प्रोफेसर रमेश चंद्र हैं, ऐसे बहुत सारे, अरविंद मेहता जी हैं। ये बहुत सारे लोग इसके अभी 15वें वित्त आयोग के क्या है सदस्य और अध्यक्ष हैं। तो 15वां वित्त आयोग आपको याद रखना है, कौन सा 15वां वित्त आयोग, और कौन से अनुच्छेद में है तो आपको मैंने बताया अनुच्छेद 280, और भाग कौन सा है तो वो भी मैंने बताया। भाग है इसका, बताएं जल्दी जल्दी बताएं आप, क्या भाग है इसका, तो भाग है 12, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। अब देखिए, पहला वित्त आयोग कब बनाया गया था, तो 22 नवंबर 1951 को पहला वित्त आयोग बनाया गया था, आपको याद रखना है। और इसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी जी। यहाँ पे देखिए केसी नियोगी जी, और अब तक टोटल 15 वित्त आयोग बनाए जा चुके हैं, और 15वां ये देखिए यहाँ पे 2017 में इसका गठन किया गया था, और ये 2020 से 2026 के बीच में काम करेगा। और एनके सिंह इसके अध्यक्ष हैं। 14वें के अध्यक्ष थे श्री डॉक्टर YB रेड्डी, फिर आपका 13वें के थे विजय L केलकर। तो ये आपको याद रख लेना है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला जो टॉपिक है हमारा, खबरों में गर्भपात शोक अवकाश कानून क्या है। इंडियन एक्सप्रेस में छोटा सा आर्टिकल था, तो मैंने सोचा इसको कवर किया जाए। तो हाल ही में न्यूजीलैंड सरकार ने के द्वारा माता और पिता, और ठीक है, जो न्यूजीलैंड सरकार ने क्या प्रोसेस, मतलब आप कह सकते हो कि नया कानून बनाया है कि जो माता पिता हैं, ठीक है, उनको गर्भपात के दौरान पेड लीव दी जाएगी, यानी कि पेड लीव दी जाएगी गर्भपात के दौरान। यह प्रोविजन किया गया है किसके द्वारा, न्यूजीलैंड की सरकार के द्वारा। तो ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। हाँ, एक बात याद रखिए, गर्भपात के दौरान पेड अवकाश देने वाला न्यूजीलैंड क्या बना है, दूसरा देश बना है। तो पहला देश कौन सा है, तो पहला देश हमारा भारत है, ठीक है। हमारे भारत में पहले से ये प्रावधान है, तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। अगला जो टॉपिक है हमारा, वो है उज्जैन में साइंस सिटी बनाने की पहल। यानी कि हाल में ही सरकार के द्वारा, यानी कि उज्जैन के प्रशासन के द्वारा ये घोषणा की गई है कि उज्जैन में क्या बनाया जाएगा, एक साइंस सिटी का निर्माण किया जाएगा, जिससे कि राज्य के अंदर साइंस की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके। इसलिए साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है। कहां पर, तो उज्जैन में। देखते हैं जरा क्या है।
हाल ही में मध्य प्रदेश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद और नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम के साथ उज्जैन में साइंस सिटी बनाने की बात की गई है। यानी कि उज्जैन में साइंस सिटी बनाने की बात इन्होंने की है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दैनिक भास्कर का ये आर्टिकल है, देखें यहाँ पे कि यहाँ पे बात हो रही है किसकी, साइंस सिटी बनाने की। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, और हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हार्फिडल-हिट्समैन इंडेक्स के बारे में, HHI के बारे में। समझेंगे क्या है। सबसे पहले इस इंडेक्स का निर्माण ऑल्ट इंडिसेंस के द्वारा किया गया है, और यह अपनी तरह का देश का पहला इंडेक्स होगा। यानी कि हमारे भारत का ये अपनी तरह का पहला इंडेक्स होगा। अब ये इंडेक्स करेगा क्या, हमें तो ये समझना है कि आखिर ये इंडेक्स के द्वारा कौन सी ऐसी चीज की जाएगी जिससे कि हम जान सकें। तो ये इंडेक्स बाजार में, भारतीय बाजारों में मौजूद प्रतिस्पर्धा को जांचने का काम करेगा। यानी कि भारतीय बाजार में जो प्रतिस्पर्धा चल रही है उनको ट्रैक करने का काम करेगा कौन, हार्फिडल-हिट्समैन इंडेक्स। तो ये आपको याद रख लेना है इस इंडेक्स के बारे में, जिसको बनाया किसने, ऑल्ट इंडिसेंस के द्वारा बनाया गया। ये देखिए बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है, यहां पे मैंने इसको कवर किया था कि ऑल्ट इंडिसेंस लॉन्च इंडियाज फर्स्ट मार्केट कंसंट्रेशन इंडेक्स। तो ये आपको याद रख लेना है। चलते हैं अगले टॉपिक पर, और हमारा जो अगला टॉपिक है वो है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने यूपीपीसीएस का कुछ दिन पहले का एग्जाम दिया हो तो उसमें सीधा सीधा यहां से क्वेश्चन पूछा गया था। तो देख लेते हैं क्या है। हाल ही में इस प्रोग्राम के तहत पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय ने देश के 132 शहरों को प्रदूषण मुक्त करने का लक्ष्य कर रखा है। यानी कि हाल में ही क्या किया है, 132 सिटीज ऑन बोर्ड टू टेक नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम फॉरवर्ड, IITs, NITs, CSIR इंस्टीट्यूशन टू गाइड देम। यानी कि इन सबको ये लोग गाइड करेंगे जिससे कि इन सिटीज से प्रदूषण की समस्या का समाधान निकाला जा सके। तो ये आपको याद रखना है नेशनल क्लीन एयर के बारे में, प्रोग्राम के बारे में। अब यहीं पे आप समझ लीजिए इस प्रोग्राम की शुरुआत कब की गई थी। तो देखो ये 2019 का आर्टिकल है, जनवरी 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, और इसकी शुरुआत में 102 शहरों को क्या प्रदूषण मुक्त करने की पहल की शुरुआत की गई थी कि इन 102 शहरों को पहले प्रदूषण मुक्त किया जाएगा। तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। और इसकी शुरुआत की थी डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा। ठीक है, जो कि हमारे उस टाइम पर क्या थे, मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट थे उस टाइम पर। तो ये आपको याद रख लेना है। 2019 में इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी, जिसमें हाल में ही 132 नए शहरों को जोड़ा गया है। चलते हैं अगले टॉपिक पर, और हमारा जो अगला टॉपिक है वो किसके बारे में है वो भी समझ लेते हैं। हमारा अगला टॉपिक है खबरों में इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क। समझने की कोशिश करेंगे क्या है ये, और उसके बाद फिर कोरिया की लोकेशन जानेंगे। देखो 26 मार्च को इस पार्क का उद्घाटन राजधानी के दिल्ली छावनी परिषद में किया गया। आप जानते हैं कि दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री भारत की दौरे पर हैं, और उन्होंने तथा भारत के विदेश मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा जो हमारा दिल्ली छावनी का केंद्र है, दिल्ली कैंट वाला जो एरिया है, वहां पर इस पार्क की उद्घाटन किया गया है। ठीक है, इस पार्क के माध्यम से 1950 से 53 के बीच हुए कोरियाई युद्ध में भारतीयों के योगदान को दिखाया जाएगा। ठीक है, इसमें भारतीयों के योगदान को दिखाया जाएगा। साथ ही इस पार्क में जनरल थिमैया की मूर्ति भी लगाई जाएगी, जिससे कि इस पार्क को यादगार बनाया जा सके। यहां पे देखिए इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, राजनाथ सिंह साउथ कोरियन मिनिस्टर इनॉग्रेट इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क इन दिल्ली। तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। यहीं पे मैं आपको थोड़ा सा कोरियाई युद्ध के बारे में बता देता हूं। आप जानते हैं कि उस दौरान शीत युद्ध चल रहा था, और शीत युद्ध किसके बीच में था, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। तो उसी दौरान कोरिया में काफी बड़ा संकट उत्पन्न हुआ, जिसे कोल्ड वॉर की प्रथम घटना मानी जाती है, यानी कि प्रथम चरम बिंदु माना जाता है। ये आपको याद रख लेना है इसके बारे में। ठीक है, थोड़ी सी हम कोरिया की लोकेशन देख लेते हैं, साउथ कोरिया की। ये देखिए साउथ कोरिया, इधर सी ऑफ जापान है, यहाँ पे इधर येलो सी है, नीचे आप देख रहे हैं जापान के साथ। और एक बात आपको याद रखना है कि नॉर्थ कोरिया सिर्फ एक ही कंट्री के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है, जो है नॉर्थ कोरिया। और इन दोनों के बीच में से यहां से एक लाइन निकलती है जिसको बोलते हैं 38वीं समानांतर रेखा। क्या बोलते हैं, 38वीं समानांतर रेखा। तो क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को अलग करती है। तो आपको याद रखना है साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया। और एक और बात आपको याद रखनी है कि नॉर्थ कोरिया दो देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, एक तो चाइना के साथ करता है और दूसरा ये करता है यहां पर ऊपर की साइड रशिया के साथ। तो ये भी आपको याद रख लेना है यहाँ पे। ठीक है, साउथ कोरिया की राजधानी आप जानते हैं सियोल है। ठीक है, जे मून यहाँ के अभी राष्ट्रपति हैं। नॉर्थ कोरिया के बारे में तो आप बहुत कुछ जानते होंगे, यहाँ पे तो तानाशाही शासन है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, और हमारा अगला टॉपिक है वो है ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव। क्या है, ट्राइबल क्षेत्रों में टीबी के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए हाल में ही स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य क्या होगा कि ट्राइबल्स को टीबी के बारे में जानकारी प्रदान कराएं। आपको पता होगा, मैंने एक आर्टिकल कवर किया था कि 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है, और इस साल इसकी थीम थी
टिकिंग द क्लॉक। आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि यह एक बैक्टीरिया जनित रोग है, ठीक है, जिससे कि हमारे लंग्स और ये सारी चीजें प्रभावित होती हैं। और इस दिन को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आज के दिन ही, इसी के दिन 24 मार्च के दिन ही रॉबर्ट कोर्स नामक वैज्ञानिक ने टीबी के बैक्टीरिया का पता लगाया था, ठीक है। और भारत सरकार ने टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है 2025 तक। भारत सरकार चाहती है कि भारत को 2025 तक टीबी मुक्त घोषित कर दिया जाए। यहाँ पर देखिए, पीआईबी का ये आर्टिकल है, मैंने पीआईबी से लिया है इसको, देखो यहाँ पे। तो क्या है, डॉक्टर हर्षवर्धन लॉन्च ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव इन परस्यूट ऑफ टीबी मुक्त भारत। इंडिया विल बी टेक्स्टबुक गाइडलाइंस ऑन द वर्ड इन टीबी एलिमिनेशन। डॉक्टर हर्षवर्धन ऑन एंडिंग टीबी बाय 2025। तो 2025 तक टीबी को समाप्त करने की बात हमारे देश में की गई है। तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। किसके बारे में? ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव के बारे में। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक है शहरी गरीबों के लिए किराए के किफायती आवास। देखो, हाल में ही उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, चाहे वो केला महोत्सव हो, काला नमक महोत्सव हो। इसके अलावा बहुत सारी सुविधाएं देने की बात की जा रही है, जिसमें एक और बहुत अच्छा काम सरकार करने जा रही है कि जो गरीब शहरों में रहते हैं, किराए पे रहते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते, तो सरकार उनके लिए क्या किफायती आवास प्रदान करने जा रही है, जिससे कि वो कम लागत पर उन मकानों को ले सकें। देखते हैं जरा। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग एंड कॉम्प्लेक्स के नाम से इस योजना की शुरुआत की है कि अब वो लोग जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, कमजोर हैं, जो छात्र हैं, जिनका बजट लो होता है, उनको आसानी से सुविधा मिल जाएगी। इस योजना के तहत शहरों में रहने वाले गरीब व कमजोर वर्गों को किफायती आवास सुविधा प्रदान की जाएगी। अब देखो, उसमें होगा क्या, इसके 2 फेज होंगे। एक फेज में सबसे पहले उन मकानों की पहचान की जाएगी जो खाली हैं, और खाली मकानों को सरकार किराए पर लेगी, जिसमें केंद्र सरकार भी सहयोग करेगी, जिससे कि उनको सस्ते दामों पर लोगों को दिया जा सके। और दूसरा, नए मकान बनाने की पहल की जाएगी, जिसमें बहुत सारे लोग शामिल होंगे। तो इस तरह इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा, जिसमें मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है, आपको याद रख लेना है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। और हमारा जो अगला टॉपिक है वो है किससे संबंधित, देखते हैं। वो है हमारा अभ्यास प्रश्न, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना होता है। क्या है? खबरों में रही स्वेज नहर के संदर्भ में गलत कथन की पहचान करनी है। याद रखिएगा, गलत पूछा है, ये जो भी पूछे पहले इसको हाईलाइट करें, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपसे कहा जाए कि विचार करिए, तो आप विचार करने लग जाते हैं, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि विचार में विचार करना क्या है, गलत का विचार करना है या सही का विचार करना है। तो जो भी क्वेश्चन पूछे सबसे पहले आप हाईलाइट करेंगे कि इनकरेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा है। तो देख लेते हैं, यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा है। पहला क्या है? इस नहर का निर्माण 1869 में किया गया था, जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। पहली स्टेटमेंट इंग्लिश में भी यहाँ लिखा है, देख लीजिएगा। 1956 में मिस्र के द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, यानी कि दिस इट वॉज नेशनलाइज्ड बाय इजिप्ट इन 1956, ठीक है, देख लेते हैं। इस नहर के निर्माण ने भारत तथा यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर तक कम कर दी, यानी कि इस नहर के बन जाने से भारत तथा किसके बीच में? भारत तथा, बोलो जल्दी, भारत तथा यूरोप के बीच में 7000 तक की दूरी कम हो गई। और लास्ट में डी है, 192 किलोमीटर लंबी नहर पर भूमध्य सागर में पोर्ट सुएज है, जबकि लाल सागर में पोर्ट सईद है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, गलत पहचान करनी है जो भी इसका आंसर हो, ठीक है। ऐसी अगर चीजें पसंद आ रही हैं और आप चाहते हैं कि सीरीज को सपोर्ट करें, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। चैनल को प्रमोट करें, शेयर करें, जिससे कि ये चैनल आगे बढ़े और बहुत सारी चीजें मैं नई इस पर शुरू कर सकूं। तो मिलते हैं। और हाँ, एक और बात मैं बोलने वाला था, आज जो एक हफ्ते के अंदर हमने जो करंट अफेयर किए हैं उसके बेस कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, जिसका टाइम होगा इवनिंग टाइम में होगा 8 बजे के आसपास। तो आप प्लीज उसको भी कंसीडर करिएगा, देखिएगा, जिससे कि चीजें हो सकें।